अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग में मुमकिन जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश कर दी। अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय तालिब इल्मों की जानिब से $10 मिलियन से जायद की चोरियां करने का इंकशाफ। एयर कनाडा के मुलाजमीन की हड़ताल। और बरतानिया में 1.5 लाख से जायद तारकीन वतन का रिकॉर्ड गायब। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश कर दी हैं और अब ये शराइत जो हैं ये क्या शराइत हैं ये हम आपको बताते हैं जी। जंगबंदी के लिए नई शराइत सामने आ गई हैं और फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट है, उसके मुताबिक रूस की जानिब से कहा यह गया है कि अगर यूक्रेन, दो इलाकों के नाम आए हैं सामने, अगर यूक्रेन जो है वो डोनेस्क और लुहांस्क, ये दो मुतनाज़ा इलाके ऐसे हैं जहाँ से यूक्रेन अपनी फौजों को वापस बुला ले तो रूस जंग बंदी के लिए तैयार हो जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशकश जो है वो रूस की जानिब से गैर रस्मी जो सिफारती चैनल्स होते हैं उनके ज़रिए मगरबी ताकतों तक पहुँचाए गए हैं। अब ये डिमांड पूरी होती है या नहीं, लेकिन इसके हवाले से एक और चीज़ भी सामने आई है, वो है डोनाल्ड ट्रंप के मामला। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के एक अहम इलाके की बात की है, ज़ेलेंस्की पर दबाव डालना भी शुरू कर दिया है उन्होंने तो। और न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, उसके अंदर ट्रंप ने अलास्का में जो उनसे मुलाकात हुई रूसी सदर पुतिन की, तो उसके बाद उन्होंने यूरोपीय यूनियन के ममालिक से कांटेक्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको जो डोनबास का इलाका है उसके हवाले से कहा कि जी ये इलाका रूस को देना होगा। तो अब ये 3 इलाके सामने आए हैं। अब देखना यह है कि ज़ेलेंस्की किस बात के लिए राज़ी होते हैं और ये जंग बंदी जो है ये कब तक सामने आती है। अगली खबर के लिए नाजरीन हम रुख करते हैं अमेरिका और भारत का। इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात हम जानते हैं कि इस वक्त कशीदगी का शिकार हैं और अब एक और बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है अमेरिका की तरफ से। तिजारती तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में जो तिजारती मुज़ाकरात होने थे वो मनसूख कर दिए हैं। जी बिल्कुल, अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले जो तिजारती मुज़ाकरात हैं वो मनसूख कर दिए हैं और अमेरिकी तिजारती वफ़द ने 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक भारत का एक दौरा था, उनका तयशुदा दौरा था, ये अब मनसूख कर दिया। और बेसिकली बैकग्राउंड आपको पता ही है कि ये बैकग्राउंड है कि जी रूस से तेल की ख़रीदारी, और इस हवाले से अमेरिका ने बारहा भारत को कहा कि वो ये तेल की ख़रीदारी रूस से बंद करे, लेकिन भारत ने ये काम नहीं किया और अब भारत जो है वो उसके हवाले से हमने देखा कि टैरिफ भी 50% कर दिया गया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब जो तिजारती मुज़ाकरात हैं उनको भी मनसूख कर दिया गया है। भारत के हवाले से एक और ख़बर प्रोग्राम में शामिल करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा ही अजीब वाक़या पेश आया है और ये वाक़या जो है वो करने वाले यानी कि इसके ज़िम्मेदार हैं भारतीय लोग, वो भारतीय जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया टुडे, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट ये है कि भारतीय तालिब इल्म जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं उनमें एक गिरोह है जिसने 5 महीने के अरसे में $10 मिलियन से ज़ायद की चोरियां की है। जी भारतीय चोरों का एक गिरोह है जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है तो ये तालिब इल्म, लेकिन ये चोरियां करते हैं और इस गिरोह पर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने मुख्तलिफ स्टोर से $10 मिलियन की अशिया चुराई हैं। उसमें बेबी फार्मूला है, वाइटामिन हैं, इलेक्ट्रिक टूथब्रशेज़ हैं और दीगर अशिया जो होती हैं वो शामिल हैं। अच्छा, अब पुलिस ने बेसिकली इनको गिरफ़्तार किया है। 19 अफराद पर मबनी ये भारतीय लोगों का एक गिरोह है और उसमें बेशतर जो है वो भारतीय तालिब इल्म हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आर्जी वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। और पुलिस का कहना यह है कि ये गिरोह जो है वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम करता था। इन्होंने कुछ स्टोर्स मार्क किए हुए थे, कुछ इलाके मार्क किए हुए थे और कुछ मखसूस वक्त ऐसे थे कि जिसके अंदर ये चोरी करते थे। और इन गिरफ़्तार शुदा लोगों में 6 मर्द हैं और एक खातून शामिल हैं जिनकी उम्रें जो हैं वो 21 से 54 साल के दरमियान हैं और ये हैं वो भारतीय जो कि ऑस्ट्रेलिया में चोरियां कर रहे थे।
और अब बात करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से। दुनिया भर में मुज़ाहरे जारी हैं। पूरे यूरोप की अगर हम बात करें तो पूरा यूरोप इस वक्त जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ चीख रहा है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर फ़लस्तीन के साथ जो इज़हार यकजहती है उसके लिए मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। और बरतानिया में, फ़िनलैंड में, स्वीडन में और हत्ता कि इसराइल में भी मुज़ाहरे हो रहे हैं। अब ये मुज़ाहरे कहाँ कहाँ हुए, किस तरह हुए, ये हम आपको बताते हैं जी। बरतानिया में रॉयल एयरफोर्स का जो बेस है उसके बाहर सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया और उन्होंने ये मुतालबा किया कि इसराइल को हथियारों की फ़राहमी मुकम्मल तौर पर बंद की जाए। इसके अलावा फ़िनलैंड की अगर हम बात करें तो फ़िनलैंड जो है वहाँ पर फ़लस्तीन के हामियों ने एक असलहा साज़ कंपनी जो है उसके दफ्तर के जो शीशे थे उस पर सुर्ख रंग लगा दिया और बेसिकली ये उनका एक एहतजाज था, ये बताने के लिए कि ये जो कंपनी है ये इसराइल को हथियार फ़राहम करती है। फिर अगर हम बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की याद में मार्च किया गया। बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं कि जिन्हें इसराइल ने कत्ल किया है और बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं कि जिन्हें इसराइल ने ज़ख्मी किया है इस खित्ते में रिपोर्टिंग की वजह से। और बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो इजाज़त मांगते हैं सारी दुनिया से, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती कि वो जाएँ और इस एरिया में कवरेज करें। अच्छा, अब अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुज़ाहरे हो रहे हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़ और इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़, और लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। और उनका जो बेसिक जो मुतालबा है वो ये है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से किसी न किसी तरह का मुआहदा किया जाए और जल्द अज़ जल्द यरगमालियों को वापस बुलाया जाए। और अब नाज़रीन रुख करते हैं कनाडा का, जहाँ पर कनाडा की जो नेशनल एयरलाइन है एयर कनाडा, उसके मुलाज़मीन ने हड़ताल कर दी है। ये हड़ताल क्यों की है इसकी तफसील जानने के लिए हमारे साथ अज़मत मुजीब साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और कनाडा में मुकीम हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़मत साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये जो एयर कनाडा के मुलाज़मीन की हड़ताल है इसकी बुनियादी वजह क्या है और कितने मुलाज़मीन ऐसे हैं जो कि हड़ताल पर हैं? जी, वैसे आप देखिए मैं आपको इसकी ज़रा तफ़सील बता दूँ। देखिए एयर कनाडा जो है वो कनाडा की एक नेशनल कैरियर है और जो भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका एक बारगेनिंग एग्रीमेंट होता है जो कि तकरीबन एक मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाता है। तो एयर कनाडा का जो लास्ट बारगेनिंग एग्रीमेंट हुआ था वो 2015 में हुआ था, 10 साल के बाद ये ख़त्म हो गया था मार्च में। और उससे पहले तकरीबन 8 महीने से ये एक नेगोशिएशन का सिलसिला जारी था। CUPE कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉई एक यूनियनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ़्लाइट अटेंडेंट को रिप्रेजेंट करती है और वो इनके साथ मिलके बारगेनिंग एग्रीमेंट करती है। यानी वो एग्रीमेंट ये होता है, ये जो यूनियन होती है CUPE वो कैनेडियन एयर कनाडा के फ़्लाइट अटेंडेंट को रिप्रेजेंट करती है और एयर कनाडा की जो मैनेजमेंट है वो आपस में नेगोशिएशन करती है जिसमें बातचीत होती है कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आवरली रेट, सैलरी, बेनिफिट, ओवर टाइम, शिफ्ट वर्क और ये बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जिसके ऊपर एक बारगेनिंग एग्रीमेंट होता है। लेकिन ये जो स्ट्राइक की जो इस वक्त ख़ास वजह है वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि एम्प्लॉयज़ ने डिमांड की है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, जो कि दूसरे एयर कनाडा के जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी पायलट्स हैं या दूसरे लोग हैं उनके अगर कंपेयर किया जाए तो वो बहुत कम है। और दूसरा जो फ़्लाइट अटेंडेंट ग्राउंड वर्क करते हैं यानी फ़्लाइट के दौरान फ़्लाइट ऑपरेशंस हो गया, ऑफलोड हो गया, टैक्सी हो गया, इसके दौरान जो ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं उस पर उनको सैलरी नहीं दी जाती, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया था। तो ये एक दो वजहें। और आज ये चूँकि सिलसिला 8 महीने से जारी था, ये फ़ेल हो गया। बारगेनिंग एग्रीमेंट जो चल रहा था, इनके मुज़ाकरात हो रहे थे, तो तकरीबन 10,000 जो फ़्लाइट अटेंडेंट हैं वो आज स्ट्राइक पे चले गए। अच्छा, और ये जो मुलाज़मीन हैं ये कितना इज़ाफ़ा चाहते हैं और हुकूमत क्या कह रही है, वो कितना इज़ाफ़ा करेगी मुआवज़ों में? देखिए मुलाज़मीन ने जो डिमांड की वो तकरीबन 50% इज़ाफ़े की डिमांड की है और उसके साथ साथ मैंने बताया कि जो ग्राउंड वर्क वो करते हैं उसका उनको कंपनसेशन नहीं मिलता, उसकी उन्होंने डिमांड की है कि उस पे भी उनको कंपनसेशन दिया जाए। एयर कनाडा की मैनेजमेंट ने उनको 38% इंक्रीज़ की ऑफ़र की थी जो कि ओवर 4 ईयर्स पे होगी। यानी पहले साल तकरीबन 25% उनको इंक्रीज़ की जो है वो ऑफ़र दी थी और अगले 3 सालों में वो तकरीबन 38% है, जिसके ऊपर जो फ़्लाइट अटेंडेंट हैं, CPU है, उन्होंने एक वोटिंग की अपने एम्प्लॉइज़ के दौरान। उसमें तकरीबन 99.7% एम्प्लॉइज़ ने उसकी स्ट्राइक की फ़ेवर में जो है वोट दी और कहा कि जो उन्होंने ऑफ़र किया है वो हमें मंजूर नहीं है। अच्छा, अब इस हड़ताल की वजह से जो फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ है, तो उसमें कितने मुसाफ़िर ऐसे हैं जो कि मुतासिर हुए हैं और हुकूमत जो है वो उनके लिए क्या कर रही है?
जी देखें, इस हड़ताल से तो काफ़ी कुछ मुतासिर हो रहा है, ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी और लोगों की ट्रैवलिंग है, लोगों की वेकेशंस हैं क्योंकि स्कूल बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो लोगों के जो ट्रैवलिंग टूरिस्ट और ये जितने भी उनके ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका में या पूरी दुनिया में उनकी बुकिंग्स थी वो सारी मुतासिर हो रही हैं। तो एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 1,30,000 मुसाफिर एवरीडे मुतासिर हो रहे हैं इस स्ट्राइक की वजह से। एयर कनाडा की इंतज़ामिया ने कुछ मुतबादिल इसका हल निकाला है और वो अपने मुसाफिरों को वो ये ऑफ़र कर रही है कि जो नहीं ट्रैवल कर सकते तो उनको फुल रिफ़ंड दे रही है, और कोई अगर बाद में ट्रैवल करना चाहे तो उसको वाउचर ऑफ़र कर रही है कि वो बाद में वो अपना ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी मुतबादिल एयरलाइन है उसमें भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुसाफिरों को अकोमोडेट कर सकें, जैसे कि स्टार एयरलाइंस के तहत एयर कनाडा का कॉन्ट्रैक्ट यूनाइटेड एयरवेज से है। तो यूनाइटेड एयरवेज के अपने ही पहले मुसाफिर जो है उनकी बुकिंग हुई भी होगी, तो उनकी यहाँ जो जो सीट्स हैं वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ये काफ़ी दुशवार मरहला है एयर कनाडा के लिए, और कि दूसरी एयरलाइंस के साथ अकोमोडेट करना, और इससे काफ़ी जो है वो ट्रैवलिंग पूरे नॉर्थ अमेरिका या पूरी दुनिया के अंदर मुतासिर हो रही है। अच्छा अज़मी साहब ये भी बताइएगा कि एयर कनाडा और कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज़ जो है उनके दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो ये मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए हैं, जो टेबल पे मुज़ाकरात थे वो तो नाकाम हो गए। एक वोटिंग हुई इस पे, कैनेडियन एयरलाइन के जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने तकरीबन 99.7% एम्प्लॉइज़ ने उनकी ऑफ़र रिजेक्ट कर दी और स्ट्राइक के लिए वोट दे दिया, और जो कि आज स्ट्राइक हो चुकी है। लेकिन इसके बाद जो हुआ है वो ये हुआ है कि कनाडा की जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने इसके अंदर मुदाखलत कर दी है, और उन्होंने 2 काम किए हैं। एक तो ये कि उन्होंने एक बैक टू वर्क लेजिस्लेशन, एक ऑर्डर जारी किया है कि जो फ्लाइट अटेंडेंट हैं वो फ़ौरन अपने काम के ऊपर वापस आएँ। और दूसरा जो है, जो इनकी जॉब की जो एक फेडरल मिनिस्टर हैं, उनका नाम है पैटी, और उन्होंने जो है वो कैनेडियन लेबर लॉ सेक्शन 107 के तहत कैनेडियन लेबर रिलेशन बोर्ड को जो है वो एक हुक्म जारी किया है और कहा है कि वो फौरी तौर पे आर्बिट्रेशन जो है उसका आगाज़ करें। और अब ये मामला लगता है कि ये आर्बिट्रेशन के ऊपर जाएगा, लेकिन ये इस ऐलान के बाद अब तक इनके ऊपर कुछ अमली इक़दामात नहीं हुए हैं, और ये कुछ घंटों की पहले की खबर है कि जो कि ये अनाउंसमेंट हुए हैं। तो अब ये सिलसिला ऐसा लगता है कि आर्बिट्रेशन की तरफ जाएगा, और उसमें देखते हैं कि ये आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीजर होता है वो एक लेंदी प्रोसीजर होता है, लेकिन स्ट्राइक कितनी लंबी होगी ये सारा दारोमदार आपस में दोनों पार्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग पे भी, और फेडरल गवर्नमेंट ने चूँकि इसमें इंटरफेयर कर दिया है तो इस पे सारा दारोमदार इन लोगों की आपस की सारी बातचीत के पे मुन्हसर है। और फाइनली सर जो मुसाफिर हज़रात हैं, वो बेचारे क्या रद्द-ए-अमल जो है उसका इज़हार कर रहे हैं? देखिए, अगर आप आवाम की राय पूछें तो वो तो इसका जल्द से जल्द हल चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ मुतासिर हो रहा है। और एक सर्वे किया गया उसमें तकरीबन 88% लोगों ने कहा कि उनके मुतालबात माने जाएँ, जायज़ हैं, क्योंकि उनसे जो काम लिया जाता है ग्राउंड के ऊपर वो उनको उसकी वेजेस नहीं दी जाती, और उनके आवरली रेट जो हैं वो दूसरे एम्प्लॉयज़ के मुताबिक या दूसरे लाइन के मुताबिक कम हैं। तो मेजॉरिटी ने इस बात की फेवर की है। और कुछ लोगों ने कहा है कि इसको आर्बिट्रेशन की तरफ भी जो है वो ले जाया जाए और इस मामले को हल किया जाए। तो मिला जुला सा रुझान है, और लेकिन सब की जो वो तवक्का है वो ये है, और कोशिश है कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि जो भी सफरी मामलात हैं लोगों के वो बहाल हो सकें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ अज़मत मुजीब साहब मौजूद थे और बात हो रही थी एयर कनाडा के एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक की। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और स्विट्ज़रलैंड का रुख करते हैं, जहां पर एटॉमिक एनर्जी जो पावर प्लांट्स हैं वो दोबारा से बनाए जा रहे हैं, उनका आगाज़ किया जा रहा है। इस हवाले से स्विट्ज़रलैंड से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान मुज़म्मिल साहब, उनसे तफसील जानते हैं। जी इमरान मुज़म्मिल साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, स्विट्ज़रलैंड की वफाकी हुकूमत की जानिब से नए एटमी बिजली घरों की तामीर और तजदीद शुदा रीन्यूएबल बिजली को साथ साथ लेकर चलने के हवाले से एक फ़ैसला सामने आया है।
उनका कहना था कि इस वक्त नए एटमी बिजली घरों की तमीर नागुरेज हो चुकी है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए हमें नए एटमी घरों की तमीर करनी चाहिए, जबकि कुछ अरसा पहले एटमी घरों को बंद करने के हवाले से एक बहुत ही पॉपुलर इनिशिएटिव लिया गया था। जो ग्रीन पार्टी और माहौलियाती तब्दीलियों की हामी तंजीमें उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था, और उनका कहना था कि एटमी बिजली घरों की वजह से बहुत ज़्यादा माहौलियात पर असर पड़ रहा है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस मनसूबे को कबूल नहीं किया था और इसके मुतबादल जो है वो एक प्रपोज़ल दिया था, और उनका कहना था कि नए एटमी बिजली घरों का दरवाज़ा जो है वो खुला रखा जा सके। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया कि नए एटमी बिजली घरों की तमीर की जाए, जिस पे के ऊपर ग्रीन पार्टी और माहौलियाती तंजीमें उन्होंने अपना सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, और उन्होंने धमकी दी है कि वो इस हवाले से एक रेफरेंडम इनिशिएटिव कर सकते हैं ताकि लोगों की राय से इसको पूछा जाए कि लोग क्या चाहते हैं। जबकि हुकूमत का कहना था कि इसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, और जो कानून है उसी कानून के तहत हम नए एटमी बिजली घर तमीर कर सकते हैं। लेकिन जो मुखालिफ हुकूमतें हैं, जो माहौलियाती तंजीमें हैं, वो इसके ऊपर अपना सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। अभी 2027 में इसकी जामे और मुफस्सल रिपोर्ट आएगी कि कैसे इस नए एटमी बिजली घरों की तमीर को किया जा सकेगा, और अगर किया भी जाता है तो उनको किन बुनियादों पर किया जाता है। क्या उसके लिए एक रेफरेंडम को इनिशिएटिव किया जाएगा, या फिर वफाकी हुकूमत अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इमरान मुज़म्मिल हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे स्विट्ज़रलैंड से, और बात हो रही थी एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट्स के हवाले से। और अब रुख करते हैं बरतानिया का, जहां से एक बड़ी ही अजीबो-गरीब ख़बर सामने आई है, और वो ख़बर ये है कि बरतानिया कुछ लोग पहुँचे तारकीन वतन अपने अपने मुल्कों से, और उसके बाद इन लोगों का पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ गए। 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि तारकीन वतन थे, बरतानिया में अपने अपने मुल्कों से पहुँचे थे बरतानिया, और उसके बाद अब बरतानिया पहुंचकर वो लोग मिसिंग पर्सन्स बन चुके हैं। उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि वो लोग कहाँ हैं। बरतानिया की हुकूमत बड़ी तशवीश में मुब्तला है। इस हवाले से बात करते हैं। इरफानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लंदन के ब्यूरो चीफ, उनसे जानते हैं तफसील। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुझे बताइए कि ये जो 1.5 लाख तारकीन वतन जो कि अब मिसिंग पर्सन बन चुके हैं बरतानिया में, उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं, क्या तफसील है इस मामले की? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल आप कहें तो वो सामने आया है होम ऑफिस का, जिसमें उनकी नेग्लिजेंस जो है वो सामने आई है कि पार्लियामेंट में होम ऑफिस की मिनिस्टर जो है सीमा मल्होत्रा, उन्होंने इतराफ़ किया है कि यहाँ पे केयर वर्कर वीज़ा पे आने वाले 1,54,000 जो अफराद हैं उनका डाटा जो है वो होम ऑफिस के पास मिसिंग है, होम ऑफिस के पास उनका डाटा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी फिगर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद है जो केयर वर्कर वीज़ा पे लोग यहाँ पे आए। एक्चुअली जब कोविड के बाद यहाँ पे बरतानिया को यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, एमरजेंसी ज़रूरत पड़ी केयर वर्कर्स की, तो उन्होंने एक दरवाज़ा खोला पूरी दुनिया से केयर वर्कर्स के लिए, और जिसपे 1,54,000 वीज़ा जो है वो होम ऑफिस की तरफ से जारी किया गया। लेकिन अब अदाद-ओ-शुमार जो बता रहे हैं, और इस बात का इतराफ़ जो है वो होम ऑफिस की मिनिस्टर ने भी किया है कि उन 1,54,000 अफराद का डाटा जो है वो होम ऑफिस के पास नहीं है। इरफान साहब, ये बताइएगा कि इन लोगों का ताल्लुक जो है वो कहाँ से था? जी बिल्कुल, होम ऑफ गवर्नमेंट, बरतानवी गवर्नमेंट को जब यहाँ पे केयर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की, ओपन पॉलिसी, जिसमें पूरी दुनिया से उन्होंने अपील की कि जो भी केयर वर्कर का एक्सपीरियंस रखते हैं वो यूके आ सकते हैं, यूके उनको वेलकम कहेगा। उसमें तमाम ज़्यादातर जो अफराद जो है यहाँ पे यूके में आए, उनमें ज़्यादातर तादाद एशियाई ममालिक की और अफ्रीकन ममालिक की थी, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और दीगर जितने भी अफ्रीकन ममालिक थे, वहाँ से बड़ी तादाद में केयर वर्कर्स जो हैं यहाँ पे आए, जिन्होंने यहाँ के आके जिम्मेदारियाँ संभाली और यहाँ जो ज़रूरत थी यहाँ पे बरतानिया की, उस ज़रूरत को पूरा किया। और इन लोगों की गुमशुदगी के हवाले से क्या कहा जा रहा है कि ये लोग कहाँ हो सकते हैं? जी, वैसे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वैसे तो गुमान ये किया जा रहा है कि ये 1,54,000 जो लोग थे, इनमें अक्सरियत जो है वो अभी तक बरतानिया में ही मौजूद होंगे, क्योंकि वो यहाँ पे वीज़ा लेके आए। उनको होम ऑफिस की तरफ से 5-5 साल का जो है वो वीज़े ग्रांट किए गए। लेकिन क्योंकि वो एक एमरजेंसी की सूरत हाल थी, जिसमें शायद होम ऑफिस जो है
वो इनका वो रेगुलाइज नहीं कर सका, इनको फॉलो अप जो है वो उनको नहीं कर सका, उनका बाद में उन्होंने डाटा जो है वो रेगुलाइज नहीं हो सका। लेकिन कवी मकान यही है कि कुछ लोग जो हैं वो अभी तक जो है वो यूके में ही होंगे। ओके। और अब बरतानिया की हुकूमत जो है वो इन 1.5 लाख अफराद को ढूंढने के लिए क्या इकदामात कर रही है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जब ये स्कैंडल सामने आया, ये खबर सामने आई और होम ऑफिस की मिनिस्टर ने इस बात का जो है वो इतराफ़ भी किया, तो हुकूमती हलकों में हलचल मची हुई है यहाँ पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फिगर है, 1,54,000 बहुत बड़ा फिगर है। तो इस हवाले से, क्योंकि यहाँ पे बरतानिया को वैसे भी इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा एक चैलेंज का सामना है, रोज़ की तादाद में, बड़ी तादाद में यहाँ पे इलीगल लोग जो हैं वो आ रहे हैं। तो इस हवाले से होम ऑफिस गवर्नमेंट जो है वो अब तहकीकात कर रही है और इन लोगों का जो डाटा है वो उनको उसको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी एक तरह से कोताही कह लें इसको, बड़ी ख़ामी कह लें इदारों की वर्किंग के हवाले से, तो इसकी किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल की है? जी बिल्कुल, ये होम ऑफिस, यहाँ पे होम ऑफिस एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर लोगों का बड़ा एतमाद है, उसके ऊपर लोग एतमाद करते हैं कि होम ऑफिस जो है वो जितने भी महाजरीन यहाँ पे पूरी दुनिया से आते हैं उनका डाटा उनके पास महफूज होता है, और यहाँ पे तासर भी यही है, और बड़ा उसके ऊपर लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं। लेकिन इस खबर आने के बाद लोगों में भी काफ़ी सारी जो है वो तशवीश पाई जाती है कि कैसे हो सकता है कि एक ऐसे लोग जिनको आप वीज़ा दे के यूके में एंटर कर रहे हैं और उनका रिकॉर्ड आपके पास जो है वो महफूज नहीं है। हाँ, इसके ऊपर जब होम ऑफिस की मिनिस्टर ने इस बात का एतराफ़ किया तो अपोजिशन की तरफ से उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई, लेकिन अभी तक जो उनकी तरफ से एक माजरत तो सामने आई है, लेकिन अब देखते हैं कि उन्होंने, क्योंकि इस बात की यकीन दहानी कराई है कि होम ऑफिस इन लोगों को ढूंढ निकालेगी और इनका डाटा जो है वो इकट्ठा कर लेगी। और फाइनली इरफान साहब ये भी बताइएगा कि अब ये 1.5 लाख लोग थे, अगर इनमें से कुछ लोग जो हैं उनके बारे में पता लग जाता है और उनको पकड़ लिया जाता है, तो फिर उन लोगों के साथ क्या किया जाएगा? जी, इनके साथ क्योंकि ये लोग जो हैं वो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से बरतानिया दाखिल नहीं हुए, होम ऑफिस ने उनको वीज़ा जारी किए, होम ऑफिस ने उनको वीज़ा कार्ड जारी किए, तो लिहाजा अगर तो वो लोग यहीं पे हैं तो अब तो क्योंकि 5 साल होने को हैं उन लोगों को, अगर वो कोविड के बाद अगर हम जायज़ा लें तो यहाँ का कानून ये है कि अगर आप कोई भी वर्क परमिट पे, वर्क वीज़ा पे यहाँ पे बरतानिया में दाखिल होता है तो उसको 5 साल के बाद इनडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है वो जारी कर दी जाती है, जबकि उसके 1 साल बाद यानी कि 6 साल बाद ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने के वो लोग हकदार होते हैं। तो ये लोग जो हैं अगर तो वो यूके में ही हैं तो वो लीगल कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि उनको 5 साल का वीज़ा जो है वो होम ऑफिस ने ग्रांट किया है। तो जब अगर वो मिलते भी हैं या जब वो अपनी करवाने के लिए जाते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो उनको यहाँ पे निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास एक लीगल वीज़ा मौजूद है। तो गवर्नमेंट उनको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनको निकाल देगी। हाँ, अगर उनमें कुछ लोग इलीगल हो गए हैं, उन्होंने अपनी वीज़ा एक्सटेंशन नहीं करवाई या किसी और वजह से वो यहाँ पे इलीगल हो गए हैं, तो उनको जो है होम ऑफिस जो है वो डिपोर्ट कर सकता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इरफानुल हक साहब, ब्यूरो चीफ लंदन, और बात हो रही थी कि 1.5 लाख लोगों का रिकॉर्ड मिसिंग है। ये तारकीन वतन हैं, बरतानिया में आए थे और अब इनका कुछ नहीं पता चल रहा कि ये लोग कहाँ हैं। और अब बात करते हैं कुछ मरीन टूरिज़म के हवाले से। दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी जो कोस्ट लाइन है, समुंदर जो है उनका, वो बड़ा लंबा है और वो अपने समुंदर को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और बड़ा ज़र मुबादला कमा रहे हैं, बड़ी दौलत कमा रहे हैं। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की अगर बात की जाए तो वो है तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबी। लेकिन क्या पाकिस्तान उस कोस्ट लाइन को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है नहीं। अब ये काम किस तरीके से किया जा सकता है, मरीन टूरिज़म ख़ास तौर पे अगर हम उसकी बात करें तो पाकिस्तान में किस तरह बढ़ाया जा सकता है और कैसे पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। नादिर मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अवैस भाई। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अच्छा सर, अगर हम मरीन टूरिज़म की बात करें या कोस्टल टूरिज़म की बात करें तो कुछ ममालिक ऐसे हैं दुनिया के जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उसमें वियतनाम है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, फ़िलिपाइन, श्रीलंका, इंडिया भी है। अब ये तमाम जो ममालिक हैं ये अपनी कोस्ट लाइन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो 1000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, पाकिस्तान उसके हवाले से क्या कर रहा है?
जी उवैस भाई, पहले चीज़ों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में ले आऊं। पाकिस्तान एक लिटोरल कंट्री है और तकरीबन 23 करोड़ की पॉपुलेशन है। फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसकी कोस्ट लाइन है 1046 किलोमीटर्स, और 700+ किलोमीटर जो है बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन है, और 340 किलोमीटर्स तकरीबन सिंध की कोस्ट लाइन है। अब आपने सुना होगा वर्ड ब्लू इकॉनमी या टर्म ब्लू इकॉनमी। तो ये कोई एक डिकेड से टर्म ब्लू इकॉनमी बड़ी पॉपुलर होना शुरू हो गई है। और इसके दो मेन डायमेंशंस है। एक तो कमर्शियल और फ्रेट और ट्रांसपोर्ट का डायमेंशन है, क्योंकि वर्ल्ड की तकरीबन हाइड्रोकार्बन कंटेनर और कार्गोस बाय सी आते हैं। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट एक डायमेंशन है, वो है प्लेजर या सोशल इसका एस्पेक्ट, जिसको मरीन या कोस्टल टूरिज्म कहते हैं। तो हम काफ़ी लैग करे हैं मरीन एंड कोस्टल टूरिज्म पे, और ये एक तरह से हमने बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट किया हुआ है। हालांकि हमारे पास अगर आप बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन देखें तो वो बहुत ही प्रिस्टाइन है, और खूबसूरत बीचेस हैं, लेगून्स हैं। और अगर सिंध की तरफ आप देखें, या क्रीक्स बहुत हैं, एस्चुरीज बहुत हैं, डेल्टास बहुत हैं, बट समहाउ हम इस तरफ तवज्जो नहीं आई है। लास्ट एक जो नॉन किस्म की एडवेंचर है, क्रूज़ थी, वो तकरीबन 15 साल पहले हुई थी, और वो कोई इतनी कामयाब नहीं हुई। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि काफ़ी अरसा पहले ये हमारा एक क्रूज़ चलाने का एक्सपेरिमेंट हुआ था लेकिन फ़ेल हो गया। तो मुझे बता सकेंगे सर कि ये जो क्रूज़ का एक्सपेरिमेंट था ये फ़ेल क्यों हुआ? किस वजह से फ़ेल हुआ? जी, ये 2006-2007 में एक हमने क्रूज़ चलाई थी कराची पोर्ट से। और वो क्रूज़ चली थी वन वे, और उसके पीछे प्लानिंग कोई नहीं थी, कोई फीजिबिलिटी नहीं हुई थी, बट एक एग्जेक्टिव ऑर्डर आया था। नियत या इंटेंशन उसके पीछे अच्छे होंगे, बट क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया ऊपर के इसको प्लान करना पड़ता है। एक उसका फ़ायदा हुआ कि कराची पोर्ट ट्रस्ट पे एक क्रूज़ या पैसेंजर टर्मिनल बन गया वेस्ट वॉफ पे। तो मैं जब इत्तेफाक से उधर पोस्टेड था, तो उधर मैंने उसको रिफर्बिश किया, और इंटरनेशनल लेवल का फेरी क्रूज टर्मिनल हमने बना दिया। ये जब 2006 में इल फेटेड, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये प्लान वेल प्लान बिल्कुल नहीं था। ये यहाँ से चला है, दुबई पहुँच गया है, और वहाँ कुछ लोगों के पास वीज़ा नहीं थे, फिर कुछ लोग स्लिप हो गए, और ये जो पर्टिकुलर बोट थी, वेसल थी, इसको उसके बाद स्क्रैप कर दिया। तो ये समझे कि वेसल ही ऐसी आई थी जिसकी एट दी एंड ऑफ लाइफ थी, और इसकी पीछे प्लानिंग कोई नहीं थी। अब ये तकरीबन 20 साल पुरानी बात होगी, 19 साल हो गए हैं। उसके बाद ऐसा हम शायद एक नेशनल डिप्रेशन में चले गए। हमने कहा कि ये दोबारा नहीं करना है। बट जो फेरी टर्मिनल है, क्रूज टर्मिनल है, वो बिल्कुल तैयार है, और इसके ऊपर हमने प्रैक्टिस रिहर्सल भी करवाई थी एंटी नारकोटिक एजेंसीज के साथ, इमिग्रेशन, कस्टम, हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ, और ये बिल्कुल रेडी टू गो है। और कुछ अरसा पहले कैबिनेट ने मरीन टूरिज्म पॉलिसी भी अप्रूव कर दी थी, जिसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिलीजियस टूरिज्म का, या फॉर रिलीजियस पर्पस। तो क्योंकि अदरवाइज टूरिज़्म या क्रूज़ टूरिज़्म एक्सपेंसिव है, मगर अगर आप रिलीजियस टूरिज़्म की तरफ ओरिएंटेशन करें तो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, और ये खासा अफोर्डेबल है। तकरीबन 40% सस्ता है देन प्लेन से जाना। ओके, और सर ये भी बताइएगा कि ये जो मरीन टूरिज़्म है ये रिलीजियस टूरिज़्म से किस तरह बढ़ सकती है, या ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती हैं? मतलब हम पाकिस्तान के हवाले से जानते हैं कि यहाँ पर रिलीजियस टूरिज़्म है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पर आते हैं, उनकी रिलीजियस साइट्स हैं, फिर सिख यात्री यहाँ पर आते हैं, उनकी रिलीजियस साइट्स हैं। लेकिन ये जो हमारी कोस्ट लाइन है उससे रिलीजियस टूरिज़्म का कितना लिंक है, और कैसे ये हमारी जो कोस्ट लाइन है और जो हमारा रिलीजियस जो टूरिज़्म है ये एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? जी, इनिशियली मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि
दो तरह की वाटर टूरिज्म होती है। एक तो है इनलैंड वाटरवेज पे या रिवर्स पे। तो अगर आप पुराना जाके यूट्यूब पे जाएं तो आप एक वीडियो देखेंगे कि 100 साल पहले एक बोट थी जिसका नाम था इंडस क्वीन, और वो इंडस के ऊपर पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट करती थी। अभी भी वहाँ आप शायद इसको देख सकते हैं, इट इज़ जस्ट रेस्टिंग एंड रॉटिंग। तो 100 साल पहले हमारे रिवर्स पे क्रूज टूरिज्म हो रहा था पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का। अभी आप आ जाएं इस पे कोस्टल टूरिज्म साइड पे। 1982 तक मुझे खुद याद है कि कराची पोर्ट में जाता था और हुज्जाज को जो पिलग्रिम जा रहे होते थे उमरा पे और हज पे, कराची पोर्ट से सफ़ीना अरब और सफ़ीना हजाज शायद इन नाम था, ये कार्गो शिप थी जो कन्वर्ट की हुई थी पिलग्रिम्स के लिए और पैसेंजर्स के लिए। तो ये सऊदी आ जाती थी और पैसेंजर्स को लेके जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, एयर एविएशन में एडवांसमेंट होगी, मगर ये हमने बिल्कुल छोड़ दिया, हालांकि ये दोबारा हम स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैं इसमें सेक्टर में ऑपरेशनली इन्वॉल्व था तो इराक का एनवॉय हमारे पास बड़ा आता था और वो इंसिस्ट करते थे कि आप रिलीजियस टूरिज्म पिलग्रिम्स भेजें बाय सी टू इराक। ज़ायरीन तकरीबन 1 मिलियन ज़ायरीन एनुअली जाता है पाकिस्तान से ईरान और इराक पिलग्रिमेज के लिए, ज़ियारतों पे और रिलीजियस साइट्स पे। इराक का ये एडवांटेज है कि इराक के जो रिलीजियस साइट्स हैं वो बसरा पोर्ट के करीब हैं। ईरान के खासे नॉर्थ में है तो तकरीबन 1,500 किलोमीटर प्लस दोबारा जाना पड़ेगा। तो एक प्रिलिमिनरी स्टडी और प्रपोजल तैयार हो गया था कि कराची से, मेनली कराची से ही चलनी थी आर ओ फेरीज। इनको कहते हैं रोल ऑन रोल ऑफ फेरीज। तो इसमें पैसेंजर भी जाने थे और इसमें ट्रक और बसें भी जानी थी, ताकि यहाँ से सीधा बसरा जाती। बसरा तकरीबन 2,000 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है और एवरेज पे अगर अच्छी फेरी आप लें तो ये 20 नॉटिकल माइल्स पे ये जा सकती है। तो ये आई थिंक 24 प्लस आवर्स में ये बसरा पहुंच जाएगी। तो जैसे ये पिलग्रिम्स ज़ायरीन उधर उतरेंगे बसरा पोर्ट से, उन्हीं ट्रक्स और बसेस में ये एम्बार्क डिसम्बार्क हो जाएंगे और अपने रिलीजियस साइट्स पे चले जाएंगे। और ये एक पैकेज डील डेवलप हो सकती है जिसपे इराकी साइड फ्रॉम अ कमर्शियल एंगल भी बड़े इंटरेस्टेड है। अभी हम सुन रहे हैं कि ऑफिशियल लेवल पे इसको दोबारा परसू किया गया है, तो लेट्स होप कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए। और फाइनली सर ये भी बताइएगा कि देखें अभी आपने बात की कि हमने क्रूज़ चलाई, वो हमसे ना चल पाई, ख़त्म हो गई, वो बंद कर दिया हमने प्रोजेक्ट। फिर उसके अलावा जो हमारा रिलीजियस टूरिज़्म का मामला था और ख़ास तौर पर जो आपने बताया कि हज और उम्रे के जो सफ़ीने हैं वो समुंदर के रास्ते लोग जाते थे सऊदी अरब, वो भी अब नहीं हो रहा। तो ये दोनों चीज़ें हम नहीं कर पा रहे और नहीं कर पाए सही तरीके से। तो ये क्या कोई मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़ हैं, प्लानिंग इश्यूज़ हैं, या कोई और मामला है जिसकी वजह से हम इसे एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे? मुझे तो ये नेग्लेक्ट और गवर्नेंस इश्यूज ही लगते हैं, क्योंकि फोकस बिल्कुल हमारा हट गया था इसमें। और भी जस्ट टू एम्फोसाइज, हमारे पास एक नेशनल फ्लैग कैरियर है, जैसे एक पीआई है तो एक नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है। तो 1980s तक हमारे पास जो नेशनल फ्लैग कैरियर के शिप्स थे वो थे 66। इस वक्त वो शिप्स हैं वो 13 हो गए हैं, 13 शिप्स हो गए हैं। तो हमारा एक तरह से इंटरेस्ट मैरीटाइम सेक्टर और ब्लू इकोनॉमी से बिल्कुल डाइवर्ट हो गया है। और यहाँ तो ये ज़्यादा ग्लैमरस लगता है कि बाई एयर जाना, मगर हमारी एक्सटर्नल ट्रेड जो है 90% प्लस जो है वो सी पोर्ट से आती है। और इसको हमको सेक्टर को डेवलप करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और प्लान करना चाहिए। जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, अभी कुछ काम शुरू हो गया, एटलीस्ट ब्लू इकोनॉमी का वर्ड जो है बज़ वर्ड आना शुरू कॉमन पालेंस में आ गया। और इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होना चाहिए। जब हमने फेरी टर्मिनल कराची पोर्ट पे दोबारा रिफर्बिश करके तैयार कर दी
तो इरादा यही था कि फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे देंगे, मगर आगे इसको आउटसोर्स किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट पार्टीज ही इसको चलाएंगी। टिकटिंग से लेके पैसेंजर का आमदोरफ्त और सारे एजेंसी से कोऑर्डिनेशन करना, ये प्राइवेट सेक्टर ही कर सकती है बेहतर। और गवर्नमेंट जॉब ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग बिजनेस, इट शुड स्टे आउट ऑफ बिजनेस। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नादिर मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चेयरमैन KPT, और बात हो रही थी पाकिस्तान के मरीन टूरिज़्म की। इस हवाले से मज़ीद बात होनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज के प्रोग्राम में नाजरीन इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।